प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि आगे का जो भी विश्लेषण होगा अनधिमान वक्र विश्लेषण होगा, इसलिए हम पहले मांग के नियम का सत्यापन इस अनधिमान वक्र विश्लेषण से करेंगे। आपको कल के वीडियो में ये बताया गया था कि अनधिमान बजट रेखा किसी वस्तु की कीमत घटती है तो कैसे परिवर्तित होती है। जैसे मान लीजिए यह इस पर y वस्तु है और इस पर x वस्तु है, तो और एक फिक्स कीमत हो, जैसे px भी फिक्स हो और py भी फिक्स हो, तो बजट रेखा स्थिर रहेगी। लेकिन और इसका ये बताया गया था कि आपकी मौद्रिक आय में px से भाग देकर यह दूरी ज्ञात की जाएगी और इसी स्थिर मौद्रिक आय में py से भाग देकर यह दूरी प्राप्त की जाएगी। यानी मुद्रा बटे px बराबर यह दूरी और मुद्रा बटे py बराबर यह दूरी। अब कल्पना कीजिए px की कीमत घटती है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया था और पहले यह 20 रुपया था, px 20 रुपया था, यानी ये 20 रुपया था, तो ये दूरी 5 के बराबर होगी। अब ये घटकर 10 रुपया हो जाए, ये दूरी बढ़कर 10 के बराबर, यानी कि जब कीमत घटती है किसी वस्तु की, उसके उस अक्ष पर बाहर की तरफ बजट रेखा आपकी शिफ्ट करती जाती है। कीमत घटने पर बजट रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट करती है। इसी का प्रयोग यहाँ किया गया है। और आप जानते हैं कि यहाँ py की कीमत इस बिंदु पर स्थिर है। ये माना जा रहा है कि px यानी कि x वस्तु की कीमत घट रही है। x वस्तु की कीमत घटने से x अक्ष पर यह जो रेखा है वह बाहर की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो पहले उपभोक्ता अनधिमान वक्र IC1 पर था, इतनी मात्रा में x वस्तु की मांग करता था, इसकी कीमत घटी और बजट रेखा बाहर शिफ्ट कर दी, वह दूसरे अनधिमान वक्र पर चला गया। इस बिंदु पर अब x2 की मात्रा की मांग कर रहा है। इस बिंदु पर फिर घटी कीमत इधर मांग कर रहा है, यानी OX3 इसकी मांग हो गई। यानी कि x वस्तु की कीमत घटने से x वस्तु की मांग क्रमशः बढ़ती जा रही है और उपभोक्ता ऊपर शिफ्ट करता जा रहा है। अब ये दूरी यहाँ दिखाई गई है, ये दूरी यहाँ दिखाई गई और x वस्तु की घटती कीमतों को इस पर दिखाया गया। इस तरह से घटती कीमतें और मात्राओं को लेकर फिर एक वक्र प्राप्त किया जाता है, जिसे आप मांग वक्र कह सकते हैं। इस तरह से अनधिमान वक्रों की सहायता से भी आप मांग वक्र प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके मांग के नियम के आधार पर कुछ वस्तुओं का विश्लेषण करेंगे। इसमें सामान्य वस्तुएं और निकृष्ट वस्तुएं आती हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मांग के नियम का पालन करती हैं, यानी कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत घटने से उनकी मांग भी घट जाती है और कीमत बढ़ने से उनकी मांग बढ़ जाती है। ऐसी ही कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। गिफिन वो निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं जो मांग के नियम का पालन नहीं करती हैं, यानी उनकी कीमत घटती है तो मांग भी घट जाती है, कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाती है। इसका अध्ययन गिफिन नामक अर्थशास्त्री ने किया था। उन्होंने पाया था कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो बड़े पैमाने पर लोग उपभोग करते हैं और वो समाज में निम्न स्तरीय वस्तुएं मानी जाती हैं, लेकिन जब उनकी कीमत घटती है तो उनकी आय इतनी बढ़ी हुई महसूस करती है कि उनकी खरीद छोड़कर वो उससे कुछ अच्छी वस्तुएं खरीदने लगते हैं। ऐसी वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहते हैं। जैसे उन्होंने पाया था ब्रेड एक ऐसी वस्तु है जिसे मजदूर वर्ग बड़ी मात्रा में खरीदता था, लेकिन जब ब्रेडों की कीमत घटती थी तो मजदूर वर्ग ब्रेड खरीदना छोड़कर मीट इत्यादि खरीदने लगता था। ऐसी वस्तुओं को गिफिन वस्तुएँ कहते हैं। और इसी तरह निम्न स्तरीय वस्तुएँ हैं, और गिफिन वस्तुएं भी एक प्रकार की निम्न स्तरीय वस्तुएं ही हैं, लेकिन वो दृढ़ता से मांग के नियम का विरोध करती हैं। कुछ निम्न स्तरीय वस्तुएं मांग के नियम का कभी कभार विरोध करती हैं, सामान्यतः विरोध नहीं करती हैं। लेकिन निम्न स्तरीय वस्तुएं वही हैं जो मांग के नियम का उल्लंघन करती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे आप अनधिमान वक्र की सहायता से चलेंगे तो ये आय बढ़ती गई, उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदता जाता है, और ये जो आय उपभोग वक्र है एक सीधी रेखा बनता है, यानी कि x वस्तु की भी मांग बढ़ रही है, y वस्तु की भी मांग बढ़ रही है। लेकिन जो गिफिन वस्तुएं होती हैं वो इसका पालन नहीं करती हैं। यदि उनकी कीमत घटती है, उपभोक्ता की आय बढ़ती है, तो उनकी मांग घटती जाती है।
यानी ये वक्र ऐसे हो जाता है। तो ऐसी वस्तुएं, इसमें y वस्तु गिफिन होगी क्योंकि इसकी मांग एक समय के बाद यहाँ के बाद घटना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये जो आय उपभोग वक्र है, इनकम कंजम्पशन कर्व, ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। यदि x वस्तु गिफिन होगी तो ये आय उपभोग वक्र इधर की तरफ मुड़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सामान्य और गिफिन वस्तुओं के बारे में अंतर समझ गए होंगे। ये सामान्य वस्तु का उपभोग वक्र है, आय उपभोग वक्र है, जिसमें ये बता रहा है कि इसमें x और y दोनों सामान्य वस्तुएं हैं जिनकी आय बढ़ने पर उपभोक्ता की, यानी क्रमशः ऊंचे अनधिमान पक्ष पर जाने पर दोनों वस्तुओं की मांग सामान्य रूप से बढ़ रही है, और निम्न वस्तुएं या गिफिन वस्तुएं वो होती हैं जो आय बढ़ने पर उनकी मांग घट जाती है। तो आप पाएंगे कि यहाँ तक तो x की मांग बढ़ी, उसके बाद x की मांग फिर पीछे की तरफ मुड़ गई, और यहाँ तक y की मांग बढ़ी, फिर y की मांग पीछे की तरफ मुड़ गई, x और y वस्तुएं। तो अब दूसरे प्रकार की वस्तुएं हैं स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं कल ही बता दिया गया था, कल के वीडियो में, कि स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण लिया गया था दाल और सब्जी, चाय और काफ़ी, रोटी और चावल। इस तरह से ये वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। कुछ वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती हैं जिनका एक दूसरे के साथ ही प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा उनका उपयोग नहीं हो सकता। जैसे आप रिफिल लेते हैं और कलम लेते हैं, ये एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं। बैट और बॉल एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं। तो ऐसी पूरक वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बिना काम न चले, उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर काम में लाई जाती हैं, उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। अब मांग वक्र में शिफ्टिंग कब होती है? तो आपको जब भी मांग का नियम पढ़ाया गया था तो ये बताया गया था अन्य बातें समान रहें तो, अन्य बातें समान रहें तो कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, और इससे एक फिक्स मांग वक्र प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि अन्य बातें बदल जाए, तब क्या होगा? अन्य बातें जैसे कि अभी स्वेटर का मौसम नहीं है और एकाएक ठंडक पड़ने लगे, तो एकाएक स्वेटर की मांग बढ़ जाएगी, यानी मांग वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि मौसम बदल गया। कल्पना कीजिए कि आप इस मांग वक्र पर थे, आपकी आय बढ़ गई, तो आप निश्चित है जो वस्तु उपभोग कर रहे थे उनकी मांग बढ़ा देंगे। कल्पना कीजिए कि आपकी रुचि बदल गई, जिन वस्तुओं की आपको इच्छा नहीं थी उनकी इच्छा होने लगी। तो इस तरह से इन सब जो अन्य बातें समान थीं उनमें परिवर्तन होने से जब मांग वक्र घटता या बढ़ता है तो उसे मांग वक्र में शिफ्टिंग कहा जाता है। अब आते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र पर। जब एक व्यक्ति द्वारा जो मांग प्रदर्शित की जाती है उसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक उपभोक्ता है, उसका मांग पैटर्न ये है, दूसरा उपभोक्ता है, उसका मांग पैटर्न कुछ यूँ है, यानी ये लोचदार है, ये बेलोच है। अब इन दोनों के क्षैतिजी योग को, क्षैतिजी योग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी जोड़ के आप यहाँ बिंदु लगाएंगे। एक और लेंगे, एक और लेंगे, तो ये दूरी और ये दूरी जोड़ लेंगे, एक बिंदु लगाएंगे। इस तरह से ये जो मांग वक्र प्राप्त होगा क्षैतिजी योग से, ये बाजार मांग वक्र का डी मार्केट, और ये डी ए बी व्यक्ति और यह डी ए व्यक्ति, इस तरह से यह ए व्यक्ति और बी व्यक्ति और ये मार्केट का डिमांड वक्र हो जाता है। तो ये क्षैतिजी योग इसे कहा जाता है। आप इसको इंच पट्टी से नाप कर बना सकते हैं। इस तरह से ये व्यक्तिगत मांग वक्र होंगे ए और बी, और वो मार्केट का डिमांड कर्व होगा, मांग वक्र होगा। यानी क्षैतिजी मांग वक्रों के योग को, व्यक्तिगत मांग वक्रों के योग से मार्केट डिमांड निकाला जाता है। अब अर्थशास्त्र का सबसे, मैं समझता हूँ कि उपयोगी कॉन्सेप्ट, या यूँ कहा जाए सबसे तार्किक कॉन्सेप्ट और सबसे कठिन कॉन्सेप्ट, मांग की लोच, आपको हम बता रहे हैं। आपने अब तक देखा कि मांग का नियम जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि
कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी। लेकिन यह एक कथन मात्र है। कीमत कितनी घटेगी तो मांग कितनी बढ़ेगी, या कीमत कितनी बढ़ेगी तो मांग कितनी घटेगी, इसकी मात्रा नहीं बताई गई अब तक। मांग की लोच इस मात्रा को बताने का प्रयास करता है। यानी जहाँ मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, केवल एक दिशा बता देता है कि मांग घटेगी या बढ़ेगी, वहीं मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन है, मात्रात्मक विचार है। इससे ये स्पष्ट होगा कि कीमत में कितने परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से मांग की लोच बराबर इसे EP कहा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, प्राइस इलास्टिसिटी बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन, मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब एक फिगर बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3 ये डिमांड कर्व है, और यह x अक्ष है, यह y अक्ष है। कीमत P1 से घटकर P2 हुई, P2 से घटकर Q3 हुई, मांग Q1 से बढ़कर Q2 हो गई, Q2 से बढ़कर Q3 हो गई। अब आनुपातिक परिवर्तन कितना हुआ, तो हम मांग में आनुपातिक परिवर्तन निकालेंगे। पहले आनुपातिक परिवर्तन होता है मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग, मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग। ये मांग में आनुपातिक परिवर्तन हुआ पूरे का बटे कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत और या प्रारंभिक मांग को आप आधार मांग या आधार कीमत भी कह सकते हैं। चूँकि ये आनुपातिक परिवर्तन लिखा है, यहाँ भी आनुपातिक, इसीलिए दोनों में गुणे 100 करेंगे, और चूँकि दोनों में गुणा हो रहा है इसलिए इसका कोई महत्व नहीं बचता है। बराबर आप यहाँ मांग में परिवर्तन देख सकते हैं। तो हम P1 से P2 और Q1 से Q2 को देखते हैं, परिवर्तन कितना हुआ, तो आप Q2 माइनस Q1 कर सकते हैं, बटे प्रारंभिक Q1 हो जाएगा। और यहाँ कर सकते हैं P2 माइनस P1 बटे P1, क्योंकि हमेशा प्रारंभिक मात्रा आप लेंगे, बराबर हो जाएगा। ये इसको कहेंगे डेल्टा Q, जो परिवर्तन है डेल्टा Q बटे Q1 इंटू P1 उल्टा हो जाएगा बटे डेल्टा P। डेल्टा है परिवर्तन को बताता है, ये जो अंतर है इसे डेल्टा Q से, और ये अंतर है डेल्टा P से बताया जा रहा है। तो ये हो जाएगा P1 बटे Q1 गुणे डेल्टा Q अपान डेल्टा P। इस तरह से ये मांग की लोच का सूत्र होता है, यानी कि EP इज इक्वल टू
मांग की लोच का ये सूत्र होता है। इसमें ऋण चिन्ह लग जाता है। इसका कारण यह है कि एक घटता है तो एक बढ़ता है और एक बढ़ता है तो एक फिर घटता है, इसलिए इसमें ऋण चिन्ह लगता है। यह सहसंबंध से रिलेटेड है, यानी कि कोई एक ऋणात्मक होगा, या तो ये ऋणात्मक हो या यह ऋणात्मक हो, या P1 माइनस P2 करेंगे तो ये तो ठीक है, लेकिन Q1 माइनस Q2 करेंगे तो ऋणात्मक में आएगा, क्योंकि Q1 छोटा है, Q2 बड़ा है, इसलिए एक ऋणात्मक होगा। हम सुविधा के लिए वहाँ बड़े से छोटे को घटा दिए हैं, लेकिन हमेशा जब P1 माइनस P2 होता है तो Q1 माइनस Q2 ही होगा, इसलिए एक ऋणात्मक होगा। तो ये मांग की लोच का प्रारंभिक विचार है, प्रारंभिक परिभाषा है। इसके बाद जो है मांग की लोच निकालने की 3 विधियां हैं, और वो है पहला आनुपातिक विधि, फ्लक्स की प्रतिशत परिवर्तन विधि, मार्शल का कुल व्यय विधि और एक बिंदु रेखी विधि। अब इन तीनों विधियों को हम एक साथ एक वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।